नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कमल पर मचा है एक कमाल का बवाल, जिसमें G20, जैसे कि आप जानते हैं, भारत उसकी अध्यक्षता के लिए लोगो हम लोगों ने लॉन्च किया, कल लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी, बताया कि किस तरीके से ये लोगो जो है ये वसुधैव कुटुंबकम की ओर एक कदम है। बात बताई इस लोगो के पीछे, लेकिन आज सुबह होते होते इस लोगो में जो कमल बना हुआ है उस कमल पर कमाल का बवाल मचना शुरू हो गया है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के लोगो में कमल का फूल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये नया लोगो जारी किया था। एक साल के लिए G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने G20 के नए लोगो पर सवाल उठा दिए हैं। G20 का लोगो एक संदेश है, भावना है जो हमारे रंगों में है, यह प्रधानमंत्री का कहना था। पीएम ने बोला, इस लोगो को और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। G20 का लोगो वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है, यह बात बोली प्रधानमंत्री ने। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे पर राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह G20 की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। हम जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से खुद को बढ़ावा देने के लिए कोई मौका नहीं गंवाएंगे। अब आपको यह भी बताते चलें कि यह पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरीके के आरोप उठे हैं या लगे हैं कि आप थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं जो संस्कृति है। अगर आपको याद हो, ये तस्वीर से कुछ आपको हल्का हल्का आइडिया मिल रहा होगा। इससे पहले इस तरह के बवाल हो चुके हैं। अशोक स्तंभ पर भी विवाद हुआ। संसद भवन पर लगे नए अशोक स्तंभ पर विवाद जब बढ़ा तो उसमें यह आरोप लगा कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, कि अशोक स्तंभ में जो शेर हैं उनको बहुत ज्यादा गुस्से में, क्रोधित रूप से दिखाया गया है। डिजाइन के अलावा इसके विवरण को लेकर के भी खासी बहस छिड़ी। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग रोकथाम एक्ट 2005 का उल्लंघन भी बताया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। नए अशोक स्तंभ में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, यह सरकार की ओर से दावा हुआ। दरअसल ये जो इसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था, जो शिल्पकार थे, उनसे भी हमने बात की और उनका ये कहना था कि भाई ये जो शेर हैं इनके दांत आपको इतने ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े हैं एक तो, और आप नीचे से एंगल से उसको देख रहे हैं तो इस वजह से ये बड़े दिख रहे हैं। हालांकि ये शेर वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वो बवाल था, आज ये बवाल हो गया है। तो सवाल इंडिया का जो है स्क्रीन पर वो है ये, कमल पर मचा कमाल का बवाल। G20 के लोगों में कमल का फूल, बीजेपी के चुनाव चिन्ह का क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग हुआ है? और बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई ये तो हम राष्ट्रीय फूल जो है हमारा नेशनल फ्लावर, ये तो उसका जिक्र है, इसमें बीजेपी का इलेक्शन सिंबल कहां से आ गया? तो एक तरफ राष्ट्रीय फूल, दूसरी तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह। किस खेमे में आप अपने आप को देखते हैं, क्योंकि राजनीति तो इस लोगो पर भी बढ़ चुकी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का इस कार्यक्रम में। एडवोकेट अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय जौली नेता भारतीय जनता पार्टी के, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं और अर्शप्रीत खड़ियाल आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अर्शदीप जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अर्शप्रीत, क्या दिक्कत क्या है इस लोगों में आपके हिसाब से? अनम्यूट कर लीजिए अर्शप्रीत अपने आप को, अनम्यूट अपने आप को कर लें अर्शप्रीत, आपकी आवाज नहीं आ रही। वापस जाएंगे अर्शप्रीत पर, वापस जाएंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब बोलिए जरा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। विजय जौली, डॉक्टर विजय जौली, आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला? उनका यह कहना है कि ये बीजेपी का बड़ा शर्मनाक इस्तेमाल है अपने चुनाव चिन्ह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देश को आपने पार्टी से जोड़ दिया है। देखिए, आपके यहां भी एक कमल का फूल है, आपके फ्रेम में पीछे भी कमल के फूल हैं और G20 के लोगों में भी कमल का फूल है। देखिए, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये G20 दुनिया की 2/3 जनसंख्या को
दर्शाता है। और भारत के अमृतकाल में G20 की समूह की अध्यक्षता हम सबके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियों को हर चीज में भारतीय जनता पार्टी व उसका चुनाव चिन्ह ही दिखाई देता है। G20 का लोगो प्रतीक ही नहीं अपितु संदेश है। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है। यह आशा और लचीलेपन को दर्शाता है। यह अनिश्चितताओं में आशा की किरण दिखाता है। और G20 के लोगो आधे कमल को भाजपा के पूरे हुए खिले हुए कमल से उसकी तुलना करना मुझे गलत लगता है। ये जो G20 का जो लोगो है और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा कमल, एक बार फिर से दिखाइए, फुल फ्रेम जाते हैं। ये डॉक्टर विजय जॉली तुलना कर रहे हैं। देखिए जी, फुल फ्रेम जरा जाते हैं। हाँ, ये कितनी बड़ी राजनीति करने की कोशिश हो रही है। आधे कमल के लोगों को जो G20 का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा खिला हुआ कमल, और ये खिले हुए कमल के ऊपर आज तो ऑपोजिशन पार्टी इस प्रकार का विरोध कर रही है, और कल को मां लक्ष्मी जो कि कमल पर बैठती है, और कमल वास्तव में ज्ञान का और समृद्धि का सृजन करता है। हम चाहते हैं भारत जो G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है दिसंबर 2022 से लेकर 2023 तक, वो दुनिया को एकजुट करने का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इससे प्रेरित है। और साझा ज्ञान हमें प्रतिकूलताओं को दूर करने में मदद करता है और साझी समृद्धि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। इसलिए G20 का लोगो को पृथ्वी को कमल पर रखकर दिखाया गया है। और इसको जो छोटी राजनीतिक मानसिकता है, अगर राजनीतिक पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में गिराने का मौका नहीं मिलता, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर ढूंढो जिससे कि भारत की साख खराब हो। चलिए अर्शप्रीत जी आप जवाब दे दें। अभी डॉक्टर विजय जॉली ने दोनों लोगो उठा करके दिखा दिए, एक उनके पार्टी का चिन्ह और दूसरा G20 का लोगो। मैं चाहता हूं कि जब अर्शप्रीत जी अपना जवाब दें तो डॉक्टर जॉली एक बार आप वो पोस्टर फिर से दिखा दें जिसमें आप ये बता रहे हैं कि दोनों में फर्क है। एक पूरा खिला हुआ कमल है, दूसरा जो है वो आधा कमल है। ये आपने फर्क बताया है दोनों में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजाक बड़ा अच्छा करती है संगीत जी, और ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा टाइम सरकार में टिकेगी नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीजें करती जाते हैं। और मुझे लगता है अगर गिनीज बुक में रिकॉर्ड होता है ऐसा कि आप जो है सरकार का दुरुपयोग कीजिए, पार्टी का प्रमोशन कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नंबर 1 का दर्जा मिलता। और दूसरी बात साहब, ये शायद भूल गए हैं कि 70 साल पहले नेहरू जी के पास प्रपोजल आया था कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल को नेशनल फ्लैग का सिंबल बनाया जाए, लेकिन उसको मना कर दिया था नेहरू साहब ने, क्योंकि उनको पता था कि सरकार में और देश में बड़ा फर्क होता है, पार्टी और देश में पार्टी में बड़ा फर्क होता है। अब भारतीय जनता पार्टी जो चीज कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी को ठीक लगेगा अगर आने वाले टाइम में पार्टीज अपने सिंबल को प्रमोट करेंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदा तो वहां पे रहने वाली है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। रूल्स की, हिंदुस्तान की सरकार की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। अर्शप्रीत जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जॉली जो बोल रहे थे उस पर अगर आप जवाब दे दें। उनका ये कहना है कि भाई ये लोगो दोनों अलग अलग हैं, और दूसरी चीज कल को उनका ये कहना था कल को तो आपको लक्ष्मी जी जिस पे बैठी हैं उससे भी आपको आपत्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है साहब कि कांग्रेस पार्टी को कल किससे आपत्ति होगी नहीं होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की एस्ट्रोलॉजी जानती है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पता होगा। हम तो साहब फैक्ट्स में बिलीव करते हैं। और मैं इनको एक चीज बता दूं, लोटस थोड़ा है जी, ज्यादा बड़ा है जी, आधा खिला है जी, पूरा खिला है जी, ये कहाँ की बात है? आप साहब रूल्स को, कन्वेंशंस को, सरकार को समझिए तो सही, उनका रिगार्ड कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन मैं एक बात की दाद देता हूं, मोदी साहब एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं, एक भी दिन की। सारा टाइम कैंपेन करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, खुद की पार्टी का, हिंदुस्तान का नहीं करेंगे। और साहब इनको पता होना चाहिए कि G20 में वहां पे ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपनी सरकार को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट। डॉक्टर जॉली का जवाब जल्दी से। और यही तो प्रॉब्लम है,
देखिए, कांग्रेस के टाइम में G20 के अंदर भारत का अंदर घुसना नहीं हो पाया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वगीण विकास और दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा से प्रेरित कर कर दुनिया के अंदर आज भारतीय पासपोर्ट की इज्जत की जाती है। दुनिया के G20 समूह जो दुनिया के 2/3 हिस्से का जनसंख्या के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, उसमें भारत को उसकी अध्यक्षता करने की मौका मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान नहीं करेगी? क्या उसका बखान नहीं करेगी? लेकिन ऐसी होती राजनीति करेगी। आज इस प्रकार की राजनीति कर रही है और कल को मां लक्ष्मी के कमल पर बैठने पर भी अपेक्षा करने के नाते उसके ऊपर अपेक्षाकृत क्रिटिसिज्म करेगी। राजनीति को कहीं तो छोड़ दीजिए। आपको देश की जनता ने बार बार 2014, 2019 और विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस को नकारा करके छोड़ा है, लेकिन आज भी आप मानते नहीं है। भारत की जो दुनिया भर में छवि अच्छी बन रही है, उसको भी कहीं ना कहीं बंटादार करने में ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां लगी हुई है। कोई तो मुद्दा ढूंढिए, पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज को उठाइए। पार्टी ऐसा करे तो ठीक है, आपके जाने के बाद कोई पार्टी अपना सिंबल प्रमोट करे वो ठीक है। इसके अंदर कहां गलती है? आप बताइए। ये बीजेपी का चुनाव लोटस है नहीं है? कुमार, ये लोटस है लोटस। और ये क्या है? आप एक बात को बता दीजिए, आपके जाने के बाद अगर कोई पार्टी ऐसा करे तो वो क्या ठीक है? आपके जाने के बाद कोई पार्टी ऐसा करे तो क्या ठीक है? वो भारतीय जनता पार्टी आपको इससे दिक्कत है, उससे दिक्कत है। आप एक बात बताइए, सेल्फ प्रमोशन की थोड़ी सीमाएं होती है, सेल्फ प्रमोशन की भी थोड़ी सीमा होती है साहब। फ्यूचर की बात करिए। कितनी ब्रांडिंग करेंगे, कितनी मार्केटिंग करेंगे, कितनी कैंपेनिंग करेंगे? मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं कहना है। जहाँ पे देश की बात आती है वहाँ पे पार्टी की बात क्यों नहीं चाहिए? जहाँ पे देश की बात आती है वहाँ पे पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे। ये गलत आपके आरोप है। अच्छा चलिए एक सिरे से खारिज करते हैं। एक सेकंड, ऋषि मिश्रा और अश्विनी दुबे भी हमारे साथ हैं। ऋषि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना, दोनों पक्ष सुन लिए। बीजेपी की तरफ से भी जब कांग्रेस की तरफ से वार हुआ तो बीजेपी का पलटवार ये था कि अब आपको नेशनल फ्लावर से भी दिक्कत होने लगी। देखिए, मेरा ये मानना है संकेत जी, जो कमल का जो सिंबल है एक राष्ट्रीय पार्टी का रजिस्टर्ड सिंबल है और ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सिंबल है। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, देश जो है इन पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर है और कोई ऐसा काम भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे देश में विवाद हो। और कांग्रेस ने जो आपत्ति दर्ज की है इसको बीजेपी को सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल सीरियसली लेना चाहिए मतलब क्या आप कह रहे हैं? लोगो चेंज कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो विजय जॉली जी बहुत ही चालाकी अब तो लॉन्च हो गया। जी जी जी, विजय नहीं तो उस पे कांग्रेस ने जो आपत्ति दर्ज की है उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि कमल फूल कैसा भी हो लेकिन कमल जो है एक राष्ट्रीय पार्टी का रजिस्टर्ड सिंबल है। और विजय जॉली जी को आपने सुना किस प्रकार से वो नेशनल फ्लावर भी तो है। संकेत जी सुन लीजिए, उसको कैसे वो धर्म का एंगल दे रहे हैं, वो माता लक्ष्मी जी से भी जोड़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी का नैरेटिव रहा है कि चाहे वो शहरों का नाम बदलना हो, सड़कों का नाम बदलना हो, चाहे जिस प्रकार से वो पार्टी। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं ये सटल मैसेजिंग है, धीरे से अपनी बात और फिर ऐसे बोलना कि जैसे कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। एडवोकेट अश्विनी दुबे, आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना ऋषि मिश्रा का क्या कहना था? वो ये कह रहे थे कि ये बड़ी सटल मैसेजिंग करती है भारतीय जनता पार्टी, बहुत धीरे से अपनी राजनीति को इस तरीके से चिन्हों में घुसा देना कि कल को अगर कोई कुछ बोले तो आप एकदम से पलटवार कर दें कि भाई आप तो देश के खिलाफ हैं, आप नेशनल फ्लावर के खिलाफ हैं। संकेत जी, मैं तो एक विद्यार्थी हूं कानून का, तो साक्ष्य पर ही बात करूंगा और मैं आशा करता हूं संकेत जी बड़े आदर के साथ कि आप मुझे 50-60 सेकंड कम से कम बोलने देंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोटी और खिलता हुआ कमल, जो उस समय हमारा सबसे पहला नेशनल फ्लैग जारी हुआ था, वो था। दूसरा, कमल जो है
पासपोर्ट पर नए सुरक्षा फीचर के रूप में लगाया गया है और यह फीचर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के तहत ही लगाया गया है। तीसरा, 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक इंडिया इंटरनेशनल स्टैंप एग्जीबिशन किया था 1980, जिसमें उन्होंने कमल के फूल का डाक टिकट जारी किया था। उसके अलावा अगर हम प्रियम्बल, जिसको राम मनोहर सिन्हा जी ने लिखा है, अगर हम उसमें देखें, आदरणीय संकेत जी, आप बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं, शब्दों से भी अच्छा खेलते हैं और विद्वान भी हैं, नॉलेज भी है। अगर हम ओरिजिनल प्रियम्बल अगर हम उठा करके देखें, हाँ। तो उसमें भी हमारे पास, वैसे आप मेरी बात का यकीन करेंगे, अगर चाहेंगे तो मेरे पास मोबाइल में मैं दिखा भी सकता हूं, वहां भी कमल है। उसके अलावा नेशनल सिंबल देखना है, संविधान पढ़ना है, अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें भी एक कमल है। भारत का इतिहास जो प्रमुख यहाँ के हिंदू, बौद्ध, जैन हैं, वहां में कमल का निशान प्रमुख है। हाँ। बहाय संप्रदाय एक विदेशी संप्रदाय है। जब भारत में बहाय संप्रदाय को अपना धार्मिक स्थल बनाना था तो उन्होंने कमल को चुना, क्योंकि भारत में कमल राजनीति और संप्रदाय से ऊपर है, वह भारत की आत्मा में है। योग में वर्णित मूलाधार और इत्यादि शरीर के 7 प्रमुख संकेत जी जो ऊर्जा के केंद्र, आप अयोध्या से आते हैं, आप बताइए, उसमें कमल और पद्म शब्द कहा गया है। कमल राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हिंदू सभ्यता का परिचय। ऐसे विरोध होगा तो हर जाना पहचाना संबल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। साइकिल कहीं से जुड़ा हुआ है, हाथ कहीं से जुड़ा हुआ है, हाथी भी अगर हम देखें तो हमारे नेशनल सिंबल अगर देखना है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल है, वहां हाथी भी है। तो अगर इस बात को लेकर के विवाद होगा तो मैं समझता हूं कि ऐसा विवाद शुरू होगा जिसमें ये एक बहुत ही आपने बहुत ही लॉजिकल और बढ़िया आर्गुमेंट दिया है। मैं जरा अर्शदीप खड़ियाल जी के पास वापस जाना चाहता हूं। अर्शदीप जी, आपने एडवोकेट अश्विनी दुबे की बात सुनी कि अगर इस तरीके से हम आपत्ति करने लगे तब तो हमको हर चीज में राजनीति दिखाई देने लगेगी। इनकी बात का आपका क्या जवाब रहेगा जो दुबे जी ने अभी बोला? जी, मैं स्टैंप में भी कमल था, ये सब चीजें राजनीति से ऊपर। देखिए ये इसमें कोई दो राह होनी नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी कमल है और इन्होंने G20 में भी इंडिया की, इन्होंने ये चीज नहीं सोची कि हम देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इन्होंने सोचा कि G20 में हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से बड़ी हो गई है, इंडिया की हिस्ट्री से बड़ी हो गई है, इंडिया के रूल्स कन्वेंशन सरकार से बड़ी हो गई है? भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी चाहिए साहब कि कैंपेनिंग की, मार्केटिंग की भी कोई सीमाएं होती हैं। और मैं एक ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, क्योंकि इनको इतनी आदत हो चुकी है हर एक चीज में कैंपेनिंग करने की, हर एक चीज में ब्रांडिंग करने की, हर एक चीज में मार्केटिंग करने की, कि ये गवर्नेंस तो भूल चुके हैं, विकास भूल चुके हैं, काम भूल चुके हैं, सर मार्केटिंग ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो इनका भी कसूर नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि सरकार चलानी कैसे, देश चलाना कैसे, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है। और एक चीज और साहब, 10% जितना फोकस है मार्केटिंग ब्रांडिंग पे लगाते हैं ना, उतना 10% उसका फोकस देश के विकास में लगाए, देश की अखंडता में लगाए, तो हिंदुस्तान कहीं से कहां चला जाए। नहीं, देखिए, एक इससे पहले कि डॉक्टर जॉली आप जवाब दें, इससे पहले हम आपको अर्शप्रीत जी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि जब अशोक स्तंभ जो नई संसद भवन के ऊपर रखा गया है, उसको लेकर के भी जब बहुत बातचीत हुई, अलग अलग एंगल से ये दिखाया गया और फिर ये आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री ने जिस अशोक स्तंभ को इनॉग्रेट किया है, जिसका लोकार्पण किया है, उसके शेर के दांत बहुत ज्यादा निकले हुए हैं, उग्र शेर दिखाने का एक प्रयास है। और जो शिल्पकार हैं उनका यह कहना था कि ये शेर उग्र नहीं है, इतनी बड़ा अगर कोई स्ट्रक्चर शिल्प बनेगी तो फिर जाहिर सी बात है हर चीज उसमें बड़ी हो जाएगी। तो जो दांत छोटे छोटे दिख रहे थे अशोक स्तंभ में, वो दांत भी बड़े हो जाएंगे। इस तरीके का तर्क दिया गया। तब भी ऐसी ही बात हो रही थी कि छेड़छाड़ करने की कोशिश है, एक उग्र रूप दिखाने की कोशिश है हमारे शेरों की। देखिए, वो छेड़छाड़ जरूर थी, लेकिन आज का जो मुद्दा है मैं उससे डाइग्रेस नहीं करूंगा। वो छेड़छाड़ थी, उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको बता दिया, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। मुद्दा आज का ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को जो है डिस्टॉर्ट करती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो हिंदुस्तान के शहरों के, रेलवे स्टेशन के और चीजों के नाम हो,
ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ आदतें हैं साहब, ये हैबिचुअल हो चुके हैं ऐसी चीजें करने में। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बस एक ही चीज याद दिलाना चाहता हूं कि देश भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा है, इस चीज को मत भूलिए साहब। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से बड़ी नहीं है। डॉक्टर विजय जॉली, आखिरी 5 मिनट। और वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने नहीं जाना है। हिंदुस्तान के मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स का नाम राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो आप बातें कर रहे हैं, आप राजनीति की बातें कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। मैं जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, इसलिए मुझे अपनी बात रखनी थी। क्योंकि मैं मुद्दे की बात कर रहा था, आप मुद्दे की बात करते नहीं है। मैं मुद्दे की बात कर रहा था, आप करते नहीं मुद्दे की बात। प्लीज एक एक करके अर्शप्रीत जी, आपने अपनी बात कह ली, अब एक बार जरा सुन भी लें जवाब। डॉक्टर देखिए, भारतीय संस्कृति में ज्ञान व समृद्धि की देवी हमेशा कमल पर विराजमान रहती है। साझा ज्ञान हमें प्रतिकूलताओं को दूर करने में मदद करता है और साझी समृद्धि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। इसलिए G20 लोगों में पृथ्वी को कमल पर रखा गया है। यह कोई गलत नहीं है, यह कोई राजनीति नहीं है। और आज दुनिया को आपका सिंबल भी नहीं सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया और भारत की जनता कांग्रेस के चश्मे से हर विषय को नहीं देखती है। इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी चुनावों में से लेकर, राष्ट्रीय चुनावों से लेकर राज्य के चुनावों में मार खाती रही है। मेरी आपसे विनती है, 2 सीटों से नहीं आए, 2 सीटों से नहीं आए। भारत में होना, G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना, भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए एक सम्मान का विषय है। और आप उसको भी अपनी इंटरनल बीजेपी राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सॉरी, कांग्रेस पार्टी शुड अपोलोजाइज फॉर इट्स नफेरियस डिजाइन टू फाइट पॉलिटिक्स इन एवरी। हिंदी में कमल का फूल राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है। और अभी एडवोकेट साहब ने बताया, अगर आप हर चीज के अंदर इस प्रकार की कोरी और कोरी राजनीति को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप बात भी नहीं कर सकते, आप संवाद भी नहीं कर सकते, हम डिबेट भी नहीं कर सकते। आप चुनावों के अंदर, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो G20 इस ग्लोबल लोगों के अंदर जो प्रतीक नहीं, वो वास्तव में एक संदेश बहुत बेहतर पोजीशन में है, अंदर भी आप बहुत बेहतर पोजीशन में, आप 2 से 2 टाइम एक करके अर्शप्रीत जी रुकिए, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, शोर ज्यादा हो रहा है, बात कम हो रही है। एक सेकंड, मुझे बीच में ऋषि मिश्रा आपने सुन लिया, आपने अश्विनी दुबे एडवोकेट जो है उनका भी तर्क सुना। उनका ये कहना है कि इस तरीके से अगर हर चीज में राजनीति खंगाली जाएगी तब बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इससे पहले चाहे वो स्टैंप हो, चाहे वो अलग अलग जगहें हों, वहां पर अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों ने भी कमल का प्रयोग किया है। तो राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। संकेत जी, IIT बॉम्बे, ISM धनबाद, IIT दिल्ली, अमृतसर, जितने भी IITs हैं सबका प्रियम्बल देखेंगे, हर जगह कमल लगा हुआ है। नहीं देखिए, तो इसमें मेरा पक्ष ये है, सुनील दुबे जी जो भी कहें वो कानूनी पक्ष, जो मतलब जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि किसी पार्टी का रजिस्टर्ड सिंबल है। अभी चुनावी माहौल भी है संकेत जी, तो मैं तो ये आपके माध्यम से मांग करता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से एक पार्टी का सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है वैश्विक मंच पे, वैश्विक लेवल पे कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन मैं आपसे तर्क समझना चाहता हूं, ये इससे क्या लाभ हो सकता है? क्योंकि अब G20 के सदस्य तो आके वोट देंगे नहीं। अब जैसे अब अभी डिबेट हो रहा है, अब जॉली जी हंस रहे हैं, बेतुका तर्क दे रहे हैं। अभी डिबेट हो रहा है तो क्या सिंबल का इस्तेमाल, प्रचार नहीं हो रहा है क्या? अभी आपके चैनल को अच्छा, करोड़ों लोग आपका ये कहना है कि चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, तो ये प्रचार नहीं हो रहा है क्या? ये तो चाहते ही है कि विवाद हो, उस पर डिबेट हो और मेरा प्रचार हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा प्रचार के मूड में रहते हैं। कभी शहरों का नाम बदल देते हैं, कभी गांव का नाम बदल देते हैं, और जिस गांव का गोद में लेते हैं वो आज तक गोद में है, वो बनारस का जो जयापुर गांव है। अभी जॉली साहब गए नहीं होंगे, अरे जॉली साहब कभी जयपुर गए हैं बनारस पे, वहां देखे क्या हाल है, वहां कुछ काम करके आइए।
ऐसे बेतुका देखिए, बातों बनारस से से आपके पार्टी भारतीय का जनता पार्टी बार एक बार बार नहीं बनने वाला है। 2 दफा जीती है। हिंदुस्तान जो है आपका हमें किसी भी सर्टिफिकेट की पॉलिटिकल पार्टी आवश्यकता नहीं से, है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा महत्व है किसी देश का, हिंदुस्तान का। आप ही हिंदुस्तान के अगर किसी भारत पार्टी के कार्यकर्ता होने से पहले इस देश के वासी किया हैं। है तो वो हर बात पे प्रधानमंत्री आप राजनीतिक नरेंद्र एंगल मोदी के ऐड नेतृत्व कर में देंगे, हुआ ये सही नहीं और है। दुनिया ने देखा है। आप जो मर्जी कहते रहें, आपने तो क्रिटिसाइज करना ही करना है। आपको भैया, तो हर मैंने एक चीज आपसे के सवाल किया, अंदर आपने काला आपसे दिखाई सवाल देना, किया, ये बनारस लेना का है। जयपुर गए हैं आपने क्या? ब्रांडिंग करनी जयपुर करनी गए हैं, वहाँ इन्होंने स्कूल नहीं है ब्रांडिंग आपकी करनी जितनी करनी उम्र है। नहीं होगी वहाँ उससे स्कूल नहीं है ज्यादा बच्चों को बात पढ़ने के करनी लिए, लोगों को आपने चलने के लिए ब्रांडिंग बस की करनी सुविधा करनी नहीं है। है, सड़कें नहीं है। कभी वहाँ जाया तो कीजिए उसके लिए बनारस। जिम्मेदार कौन है? बीच में 7 आना साल पड़ेगा। से सब लोग कांग्रेस इतने ने भैया, भारत के अंदर राज प्रधानमंत्री वहाँ किया। के साथ ए- साथ एक 7 साल मिनट, से मेरी आपने जानकारी नहीं है। इंदिरा गांधी, संकेत जी, नेहरू मुझे भाई बोलने का 3-4 मौका लोग एक दीजिए। साथ नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसे नहीं हो कैसे होगा सकता। संकेत? ऐसी तो क्या बहस हुआ? किसी दर्शक को कैसे समझ में होगा? नहीं आएगी। क्या सही था? विजय आप जॉली जी बताइए। प्लीज, विजय जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके दर्शकों को बात समझ जब में मैं नहीं बोलता आती। हूं तो ये बीच में आप इनको बोलने कैसे देते हैं? मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, क्यों नहीं? अरे मेरी ये बारी क्या बात थी, हुई? मेरी बारी अगर थी। मैं आपने बोलता अपनी बात हूं, कह दी, तो ये आपने बीच में अपनी बात बढ़ते कह दी, अब और दूसरे अगर की बात रिजल्ट बोलिए। के बोलने में मैं बीच में बढ़ूंगा कितने तो आप कहेंगे जॉली जी आप चुप बच्चे वाले रहे। हरकत मैं करेंगे, चुप रहने के लिए धमकी अपने देंगे। चैनल पे नहीं आया हूं, अपने मुझे पक्ष बोलने को दीजिए, रखने के लिए आया हूं। अब मुझे वो संकेत जी, मैं डिबेट में हूँ कि नहीं हूँ, बता दीजिए। अरे इतनी देर मैं से आपने इनसे- बोला, देखिए अभी तो गजब ही सब मैं लोग देखिए, अपनी मैंने अपनी इनसे बात बोल सवाल रहे हैं, किया। उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने कुछ मैंने बोला इनसे नहीं। सवाल किया, ये बिलबिलाने उठ लगे। मुझे तो लग रहा है मैंने मौन इनसे- व्रत मैंने रख लिया है। संकेत जी, मुझे बोलने दीजिए। मैंने बोलिए। इनसे सवाल किया, बनारस का जयपुर कभी गए हैं? वहाँ स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, हाँ। चलने के लिए बस नहीं है, वहां नहीं गए हैं। लेकिन इनको G20 के समिट में कमल का फूल लगाना है, बस यही आता है इनको। मंदिर बनवा दो, 370 हटा दो, रोटी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं है, बस यही सब करेंगे, माहौल बनाएंगे। माहौल राइट टू बनाने का रिप्लाई काम जल्दी मिश्रा से जी, डॉक्टर जॉली। मिश्रा अरे जी ये जो आप सिर्फ कह रहे डॉक्टर हैं जॉली प्लीज, देश राइट टू की रिप्लाई। जनता का निर्णय सर्वप्रिय होता है। 2014 में देश की जनता ने निर्णय मोदी अरे जी के पक्ष हिटलर में को भी दिया। मैंडेट दिया था। 2019 के ठीक अंदर है, चलिए देश की आपका जनता ने आप सब लोगों का भारतीय जनता बहुत पार्टी बहुत और धन्यवाद मोदी जी के हमारे पक्ष साथ में जुड़ने के दिया। लिए। ऋषि मिश्रा की आवाज में एडवोकेट अश्विनी दुबे, डॉक्टर जॉली, ऋषि मिश्रा और अर्शदीप खड़ियाल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बवाल मचा हुआ है, जैसे हमने बोला कमाल का बवाल है, और वो भी कमल पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। नीरव मोदी को ब्रिटिश हाईकोर्ट से बहुत तगड़ा झटका मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए नीता शर्मा के पास चलते हैं। नीता, क्या जानकारी है? जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संकेत, जो पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड का जो केस था, इसके ऊपर नीरव मोदी के ऊपर एक्सट्रेडिशन को लेकर केस जो है वो यूके की अदालत में चल रहा था, जिसके खिलाफ नीरव मोदी ने एक अपील दायर की थी। मल्टी करोड़ रुपीस का फ्रॉड है। वहां के लॉर्ड जस्टिस जर्मी स्टूटेड स्मिथ एंड जस्टिस रॉबर्ट जे ने ये अपील जो है उसको सुना था, और उन्होंने जो एक डिलीवर है वर्डिक्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो नीरव मोदी है वो जेल में ही रहेंगे, और उनकी जो प्ली उन्होंने फाइल की थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सीबीआई के लिए एक बड़ी जो है वो माना जा रहा है, बड़ी जीत माना जा रहा है। नीरव मोदी जो है वो डायमंड बिजनेसमैन था, डायमंड मर्चेंट था, गुजरात से था, और इसके ऊपर 11,000 करोड़ रुपए का चीटिंग का जो केस है वो सीबीआई ने दर्ज किया था। ईडी भी इसके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। इनको भारत वापस लाने की, एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश जो है कई सालों से सरकार की एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। अगर आपको याद हो तो जो तब सीबीआई के डायरेक्टर थे, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, जो बाद में जाके दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बने थे, वो भी यूके कोर्ट गए थे, सीबीआई को रिप्रेजेंट उन्होंने किया था। तो ये एक सीबीआई के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, भारत सरकार के लिए भी एक अच्छी खबर मानी जा रही है। और जो उसकी प्ली है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है यूके की कोर्ट द्वारा। जी नीता शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं भव्य बिश्नोई। आप अभी विधायकी जीते हैं आदमपुर से, जो उपचुनाव हुए थे
भव्य, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई भी आपको। इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं कि अपने परिवार की लेगेसी को आप आगे ले जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी आपका। सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय आदमपुर की जनता को देता हूँ, छत्तीस बिरादरी के हमारे परिवार को, जिन्होंने एक बार फिर हमारे और उनके बीच का जो 54 साल का पारिवारिक साथ और विश्वास है, उस विश्वास पर मोहर लगाई। और जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, जो लोग झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, असभ्यता की राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। मैं इस जीत का श्रेय उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी देता हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ा। और मैं इस जीत का श्रेय थर्डली मनोहर लाल जी के नेतृत्व को, और हरियाणा प्रदेश की बात करें, और मोदी जी के नेतृत्व को, अगर हम पूरी देश की बात करें, क्योंकि आज समस्त हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित है और समस्त हरियाणा मनोहर लाल जी के नेतृत्व से प्रभावित है। तो मैं इस जीत का श्रेय और उनको देता हूँ और उनको भी समर्पित भी करता हूँ। आपके ऊपर अवसरवादी होने का आरोप भी लगता रहेगा, क्योंकि आपने अपनी पार्टी बनाई। जब मैं आपकी बात करता हूं, मतलब आपके परिवार में कुलदीप बिश्नोई जी ने, फिर आप कांग्रेस में थे, अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए। आरोप रहेगा कि आपने ये सब सियासत के चलते किया। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पिताजी कुर्बानी की मिसाल है पूरे हरियाणा प्रांत में, तो शायद गलत नहीं होगा। समय समय पर उनको कई प्रलोभन दिए गए, मंत्री पद की बात करें या विभिन्न प्रकार की, उन्होंने हमेशा उनको ठुकराया, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा सिद्धांतों की रही है, इंटेग्रिटी की रही है और मेहनत और संघर्ष की रही है। और आज हम भाजपा में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ कि डूबती हुई नैया है और सुसाइड मिशन पर चल पड़ी है। और हम नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से, क्योंकि हमारा राजनीति में रहने का मकसद सिर्फ जनसेवा करने का है, तो जिस पार्टी के माध्यम से हमें अगर संभव महसूस हो रहा, तो हम क्यों अपने लोगों को उस डूबती हुई नैया में उनके साथ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, मनोहर लाल जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भव्य, ये जो जीत हुई है, इसे आप किस तरीके का संदेश के तौर पर देखते हैं? क्या ये जीत बीजेपी की जीत है, बीजेपी की ताकत की जीत है, या इसके पीछे आपके परिवार का जो राजनीतिक रसूख है वो काम आया है? निस्संदेह ये मैं समझता हूं कि जो आदमपुर का उपचुनाव था, ये 2024 की विधानसभा के आम चुनाव की नींव रखेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी हरियाणा में। विद दैट सेड, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आदमपुर में खास बात यह है कि यहाँ पर दो प्रकार के आमतौर पर वोटर होते हैं, एक प्रो चौधरी बजनार परिवार और एक एंटी चौधरी बजनार परिवार। तो और आमतौर पर हमारे जिस पार्टी में हम, चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़े, चाहे भाजपा से लड़े, और इस बार हम भाजपा से लड़े, हमारे साथ चलता है। और ये हमारे 54 साल का विश्वास है जो हमारे परिवार और उनके आदमपुर की जनता के बीच में हमने बहुत समय से मेहनत के साथ इसको बनाया। तो मैं इस जीत का श्रेय इन दोनों फैक्टर को देना चाहता हूँ। आप तो विधायक बन गए, लेकिन अब आपके पिताजी कुलदीप बिश्नोई जी, उनकी आगे की राजनीति अब कैसे चलेगी? वो क्या करेंगे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी घर तो नहीं बैठेंगे, वो बहुत बड़े नेता है, बहुत ही लंबा चौड़ा राजनीति का तजुर्बा है और बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। वो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ राजस्थान में भी 37 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर मैं समझता हूँ पिताजी उन पर प्रभाव डालते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा एक बहुत ही संगठित पार्टी है जो टैलेंट को लेकर बहुत गंभीर है और मेरिट को लेकर बहुत गंभीर है, तो आने वाले समय में वो पिताजी को मैं समझता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी देंगे। 2024 के लिए ये जो जीत हुई है, इसके आप क्या मायने देखते हैं हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा में पहले तो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और उसके कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक तरह से ड्रेस रिहर्सल था आदमपुर का उपचुनाव 2024 के चुनाव के लिए, और जिस प्रकार से इस चुनाव में भी आदमपुर के लोगों ने जात पात की राजनीति करने वालों को नकारा है, उसी प्रकार से दोबारा एक बार फिर 2024 में उनको नकारेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जेपी जी की जीत की हार कम
और हुड्डा साहब और उनके बेटे की हार ज्यादा थी कि जिस प्रकार से वो दिन रात एक करके इस चुनाव में मेहनत उन्होंने की, सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो आदमपुर ने उनको नकारने का काम किया। आने वाले समय में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश से साफ होने वाली। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, देखिए आपका सियासी परिवार है, इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल है, आप पर और आपके परिवार पर भी परिवारवाद का आरोप लग सकता है, क्योंकि एक लेगेसी चली आ रही है चौधरी भजन लाल से, उसके बाद कुलदीप जी, फिर आप। बीजेपी की एक पोजीशन रहती है हमेशा, वो हमेशा ये पोजीशन लेती है कि एक परिवार से कोई सांसद रहा है तो विधायक उसी परिवार का ना हो। आपको लगता है कि आपका एक परिवार छूट गया है, क्योंकि आप दोनों ही, अभी आप जैसे विधायक बन गए, अब जाहिर सी बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था तो आपने बोला था कि कुलदीप बिश्नोई घर में तो बैठेंगे नहीं, तो फिर ऐसे में क्या होगा 2024 में? क्या कुलदीप बिश्नोई ये उम्मीद करते हैं कि उनको संसद या संसद का चुनाव लड़ाए बीजेपी? फिर उस पोजीशन का क्या होगा? ये इस जवाब के दो पहलू है। पहला तो ये कि अगर मैं आदमपुर को अपना परिवार मानता हूँ, तो अगर उसको परिवारवाद बोलते हैं तो हाँ मैं गुनहगार हूँ। और अगर परिवारवाद हम बात करते हैं कि चलो हमारे तीसरी पीढ़ी चुनाव राजनीति में उतर आई है, तो हिंदुस्तान के राज तिलक से उम्मीदवार नहीं चुना जाता। हम विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर 54 साल से आदमपुर की महान जनता हमारे परिवार को आशीर्वाद दे रही है, तो कुछ विशेषताएं होंगी हमारे परिवार में जिनकी वजह से हमें समय समय पर आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है। अगर लॉयर का बेटा लॉयर हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, तो हम राजनीति में इसको बुरी दृष्टि से भी देखते हैं। और इस चुनाव में निस्संदेह मुझे अपने परिवार के नाम का फायदा मिला, लेकिन आने वाले समय में जो काम मैं करूंगा, जो मेरी छवि होगी लोगों के सामने, उसके नाम पर मुझे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात आपने कही भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा एक बहुत ही संगठित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती। यहाँ मेरिट पे काम होता है और डिसिप्लिन के साथ काम होता है, और पूरी चीजों का विश्लेषण करने के बाद फैसले लिए जाते हैं। तो अगर मुझे ये मौका उन्होंने दिया, इतना सौभाग्य आदमपुर की सेवा करने का, तो मैं उनका आभारी हूँ। और जहाँ तक पिताजी का सवाल है, तो जो ड्यू प्रोसेस भाजपा फॉलो करती है, उनके साथ भी वो प्रोसेस फॉलो होगा। अगर उनको इस लायक समझे कि वो हरियाणा प्रदेश में उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कहीं और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बस और हमारे वो शर्माते रहेगा। जी, भव्य बिश्नोई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आइए आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें। संजय राउत मामले को लेकर के कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी आई है। संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध बताया है कोर्ट ने। ये सब जानकारी एक एक करके सामने आ रही है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या सख्त टिप्पणियां हैं। जी सुनील, बताइए। देखिए संकेत, अभी दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी आई है और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि मामले को स्टे दिया जाए, ताकि वो इस जो जमानत मिली उसे चुनौती दे सके। इस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन बहरहाल अभी तक पीएमएलए कोर्ट का जो आदेश कॉपी जो हमारे हाथ में आई है, उसमें साफ तौर पर जज ने मेंशन किया है कि जो दोनों गिरफ्तारियां हुई है, वो गिरफ्तारियां बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि विद दिस आई होल्ड द बोथ एक्यूज्ड आर बेसिकली अरेस्टेड इलीगली, यानी कि प्रवीण राउत और संजय राउत दोनों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, ये भी कहा गया है। और साथ में ये भी कहा है कि मेन एक्यूज जो है पर्सन, वो जो है उनको जो है कि गिरफ्तार करने में ईडी उतनी लालायित या उतनी हमको तत्पर नहीं दिखाई पड़ रही है जितना कि ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने में दिखाई गई है। और फिर आगे पिछली बातों से बताइए किस तरह से जो सबूत हैं इनके खिलाफ ईडी के साथ, वो उतने मजबूत, उतने आधार नहीं है गिरफ्तारी के, ये बताया गया है। तो साफ तौर पर जो कोर्ट है, एमएलए की कोर्ट, जज एमजे देशपांडे ने ईडी को एक तरह से फटकार लगाई है और बताई है कि किस तरह से गिरफ्तारी ये उचित नहीं थी, गलत थी, और इसी आधार पर उन्होंने जमानत भी दे दी है दोनों को। ईडी ने उसके बाद जो है एएसपी खुद अनिल सिंह आए थे कोर्ट में, उन्होंने स्टे मांगने की कोशिश की ताकि वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे सके। एमजे देशपांडे ने उसे भी इनकार कर दिया। तो अब ईडी जो है वो आई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। यहाँ पर जस्टिस भारती डांगरे की कोर्ट में अभी बहस चल रही है और इस पर अब देखना है कि क्या सुनवाई। हालांकि अब तक की जो सुनवाई हो रही है उससे बातचीत से लगता नहीं कि ईडी आज सफल हो पाएगी, और उम्मीद यही है क्योंकि कैश बॉन्ड 2 लाख भरना था संजय राउत को, भरा जा चुका है।
बहुत उम्मीद है कि अगर कोर्ट किसी बड़े हाईकोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई तो आज शाम तक ही संजय राउत बाहर निकल सकते हैं जेल से। जी, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस इसी खबर पर आएंगे। और आइए एक बार फिर से आपको उस खबर तक लेकर जाते हैं जिसमें संजय राउत केस पर कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध बताया है कोर्ट ने। संजय राउत, कोर्ट कहती है उनको बेवजह गिरफ्तार किया गया। ये जब बेल ग्रांट की उस पर टिप्पणियां हैं, जमानत देते वक्त कोर्ट की ये जो टिप्पणियां हैं, उन्होंने कहा है कि एक सिविल केस को एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट का एक केस बना दिया है, पीएमएलए का केस बना दिया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बना दिया, जो कि एक सिविल केस था। और प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनमर्जी से आरोपी चुने। ये कोर्ट की टिप्पणियां हैं, सख्त टिप्पणी।